मेरे बच्चों फाइनली आप देख सकते हो जो कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसकी फाइनली हमने डील डन कर ली है। ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ से हमने आपका पेपर ले लिया। अब चलते हैं भाई यहाँ से बाहर और आपका पेपर का सोल्यूशन हम देते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और कल एग्जाम में आप अपनी तबाही तबाही करके आइएगा एग्जाम के अंदर। तो भाई इस वीडियो को आगे देखिएगा और कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आप अपनी एग्जाम में जो है 70 में से 70 मार्क्स फोड़ के आएंगे। हाँ, तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली जो है कक्षा 9वीं का पेपर अभी-अभी आया है। आपके एग्ज़ाम में कुछ ही समय बच रहा है, तो इस पेपर को अच्छे से रट के चले जाओ। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से देख लेना। आप अपनी एग्ज़ाम में 70 में से 70 मार्क्स फोड़ के आ जाओगे। यहाँ पे आपका समय है वो 3 घंटे व 15 मिनट रहने वाला है और यहाँ पे आपके प्रश्नों की संख्या कुल 30 रहने वाली है, कुल पृष्ठों की संख्या 3 रहने वाली है। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक अंकों में लिखने हैं, यहाँ पे अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखने हैं, ठीक है? ये कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर रहने वाला है। क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 25-26 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। यहाँ पे आप अपने पेपर के कोड देख सकते हो और यहाँ पे आप अपने पेपर का जो नंबरिंग आती है वो देख सकते हो और यहाँ पे आप अपने पेपर का बार कोड देख सकते हो। यहाँ से जैसे ही हम आगे जाएंगे आपको सामान्य अनुदेश मिलेंगे, यानी कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र को पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। अनुक्रमांक जो कि मैंने ऊपर वाले बोले थे वो लिखने हैं। यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है, यानी कि उसके सामने उसके नंबर हैं। तो जैसे मानो कि ये प्रश्न है तो उसके सामने उसके नंबर लिखे होते हैं, उसी हिसाब से उसका उत्तर उसी उन्हीं वर्डों में लिखना है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन बोला है कि बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इनकी एमसीक्यू आपको दिए हुए हैं। हिटलर ने अपने राज्य में अब सबसे महत्वपूर्ण नागरिक किसे माना है? यानी कि हिटलर जब था, हिटलर का जब शासक था, हिटलर की जब चलती थी, हिटलर का जब ये साम्राज्य था, तो हिटलर अपने राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक किसे माना था? माँ को, पिता को, पुत्र को या फिर दादा को? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो अपनी माँ को क्या मानता था? सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था, है ना? क्या मानता था? सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था। तो यहाँ पे आपका ए वाला विकल्प है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको क्या बताना है? भारत का क्षेत्रफल कितना था? तो 32.7 लाख वर्ग किलोमीटर है, 23.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका है वो यहाँ पे स वाला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि 32 लाख 8 ला 32.8 लाख किलोमीटर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि भारत के किस प्रकार का शासक व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? राजतंत्र, तानाशाही, अधिनायकवादी या फिर लोकतांत्रिक? बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूछा है कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र है? तो लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है। भारत में प्रजा ही चलती है। प्रजा अपने जो नायक होता है उसको चुनती है, प्रजा अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। तो यहाँ पे आपका द वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि लोकतंत्र आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि बद्रीनाथ कहाँ स्थित है। तो आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे आपका ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? तो भारत की संविधान सभा में 299, 296, 300 या फिर 200। तो भारत की संविधान सभा में याद रखना प्यारे बच्चों, आपके 299 सदस्य होते हैं, क्योंकि मूल रूप से संविधान सभा में 389 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 389 सदस्य होते थे, लेकिन सदस्यों की संख्या घटकर कितनी कर दी थी? 299 कर दी गई थी आपकी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि झूम कृषि का अन्य नाम क्या है? पत्थन, व्यतिकरण, लेटेराइट या फिर ज़ूमिंग कृषि? बताइए मेरे विद्यार्थियों। तो ज़ूम कृषि का वो है दूसरा नाम आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज़ूम कृषि हो जाएगा, ठीक है? ज़ूमिंग कृषि, ज़ूम कृषि को ज़ूम कृषि कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपका द वाला विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये थे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, जिनमें 6 क्वेश्चन मैंने हल करवा दिया है और फाइनली इस पेपर को देख लीजिएगा और ये पेपर आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। कुछ ही समय आपके एग्ज़ाम में बचे हैं। अभी आपकी थोड़ी देर बाद आपकी एग्ज़ाम है ना? तो इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। इन प्रश्न आपको सारे याद हो गए होंगे। आई होप। मैं 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, आपसे बोल रहा है कि लोकतंत्र शासन है। लोकतंत्र शासन है जनता का या फिर जनता द्वारा या फिर जनता के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका द वाला विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इनके ऑल ऑफ दिस।
अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि पालमपुर गाँव के मुख्य फसल कौन-सी है? सरसों, मक्का, मूँगफली या फिर गेहूँ? तो पालमपुर गाँव की आपको क्या बतानी है भई? मुख्य फसल कौन-सी है ये बताना है। तो पालमपुर गाँव की आपकी मुख्य फसल हो जाएगी गेहूँ, यानी द वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएँ होती हैं? तो 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की या फिर कोई नहीं आपको ये बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपका स वाला विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ना। स वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आपको मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों मैंग्रोव वनस्पति आपके अंडमान निकोबार देश में पाई जाती है। अगला देखिएगा भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये वो हो जाएँगे आपके 28। 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे पूछेगा कि पालमपुर गाँव में किसान आबादी वर्ग की है ना? किस वर्ग की है? पालमपुर गाँव में किसान आबादी किस वर्ग की है? आपको ये बताना है। तो किस वर्ग की है आपको ये बताना है सिर्फ़। तो किस वर्ग की है भाई? विभिन्न वर्ग की है, कोई निश्चित वर्ग तो है नहीं। स्पष्टीकरण पालमपुर गाँव के किसान विभिन्न वर्गों के हैं, जिसमें किसान है व मध्यम वर्ग व छोटे किसान भी गए हैं भाई, शामिल है। अगला प्रश्न देखिएगा लैटेराइट मिट्टी आपको कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी आपसे पूछा लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है, पूर्वी घाट में पाई जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है? पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर घाट। कौन सा घाट? पूर्वोत्तर घाट। ये वो सॉरी पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पे आ जाएगा आपका पश्चिमी, है ना? तो ये मात्रा है कि इधर भी आएगी, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। अगला देखिएगा भारत के मानसून का काल कब से कब तक होता है? भारत के मानसून का काल कब से कब तक होता है? तो आपके हो जाए भाई जून से सितंबर। जून से सितंबर। अगला देखिएगा अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि उच्च मानव संसाधन के लिए आवश्यक तत्व है। उच्च मानव संसाधन के लिए आवश्यक तत्व है आपसे ये पूछा है, तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निबंध के मुख्य कार्य होते हैं। तो आपको बताना है कि निबंध के मुख्य कार्य निबंधन के मुख्य कार्य होते हैं, वो होता है संपत्ति का पंजीकरण और कानूनी मान्यता। मान्यता ये बताइए जो कानूनी मान्यता। अगला देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछा कि हिटलर किस देश का चांसलर बना? हिटलर था वो किस देश का चांसलर बना आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा है कि हिटलर किस देश का चांसलर बना था? तो हिटलर आपके जर्मनी देश का क्या बना था भाई? चांसलर बना था जर्मनी देश का, ठीक है? अगला देखिएगा अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर आपको 50 से 70 शब्दों में दीजिए और सभी प्रश्न करने क्या है भाई आपके अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न करने क्या है भाई आपके अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आपसे बोला है कि नाजियों के अनुसार श्रेष्ठता का क्या अर्थ था? नाजियों के अनुसार श्रेष्ठता का क्या था भाई? क्या अर्थ था? तो इसमें आपको बताना है कि क्या अर्थ था। तो इसका अर्थ है कि जो नॉर्डिक जर्मन आयोग का एक नास्तिक श्रेष्ठता यानी कि नाजियों के अनुसार श्रेष्ठता का अर्थ एक यानी कि पदानुक्रमित नस्लीय व्यवस्था का में विश्वास था, जिसमें नॉर्डिक जर्मन आर्य नस्ल को सबसे ऊपर रखा गया था और उनकी मानना था कि स्वाभाविक रूप से अन्य किसी भी नस्ल से बेहतर और उन्हें यानी कि दुनिया पर शासन करने का अधिकार था। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि मानव पूंजी का निर्माण जो शिक्षा की क्या भूमिका थी? मानव पूंजी में शिक्षा की क्या भूमिका थी? आपको बताना कि मानव पूंजी होती है यानी कि जो ह्यूमन यानी कि एजुकेशन इन ह्यूमन होती है, तो इसमें आपका जो कैपेबिलिटी ऑफ जो फ्रमेक्शन है या फ्रमेक्शन है उसकी क्या है भाई रोल बताना है आपको, है ना? रोल बताना है, ठीक है?
तो यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव पूंजी के निर्माण के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे पहला लिख सकते हो आप कौशल विकास। क्या लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों? कौशल विकास लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन सा विकास है? कौशल विकास है, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिख देना कौशल विकास। तो कौशल विकास के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि शिक्षा व्यक्तियों के ज्ञान और ज्ञान प्रदान करती है, जिससे उत्पादकता और आय क्षमता बढ़ती है। दूसरा आप लिख सकते हो जीवन की गुणवत्ता, यह स्वास्थ्य जीवन है वह प्रत्याशा और जीवन के समग्र गुणवत्ता में सुधार करती है। और दूसरा हो गया जीवन की गुणवत्ता, है ना। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया आपसे कि जीवन की जो आपकी क्या होती है भाई, गुणवत्ता। अगला देखिए तीसरा पॉइंट मैंने आपसे लिखवा रहा है, ये तीसरा पॉइंट आपको लिखना है इसमें इनकी आर्थिक विकास आपसे लिखा रहा है, आर्थिक विकास। तो यहाँ पे आपको आर्थिक विकास में लिखना है कि एक शिक्षित कार्यबल तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया कि मानव पूंजी को शिक्षा से श्रेष्ठ क्यों मानती है। मानव पूंजी का निर्माण शिक्षा की क्या भूमिका है आपको ये बता रहे, तो मैंने बता दिया। इस प्रकार का ये कंप्लीट रहने वाला है आपका। और यहाँ पे देखिए मैंने 20 क्वेश्चनों का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। आपका 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये प्यारे विद्यार्थियों आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो थोड़ा इनकी डिटेल लिखनी है ना। मैं आपको इनका बेसिक बता दिया हूँ। हाँ, तो लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आपका 21वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे और क्यों होता है। आपको इसमें डिटेल लिखनी है कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है और क्यों होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण है हानिकारक पदार्थों के प्रवेश से पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण तब होता है तब हानिकारक पदार्थ प्रदूषक के पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। कैसे? यह एक मुख्य रूप से औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों के धुएं व कृषि अपवाह और अनुचित इनकी अपशिष्ट व निपटान जैसी मानवीय गतिविधियों का कारण है। और क्यों होता है यह? औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या और वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों व गैर टिकाऊ उपयोग की आवश्यकता का कारण है। अगर 22वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खेतों में विनाश के प्रमुख कारण लिखिए। खेतों में विनाश के आपको क्या लिखने हैं भाई? प्रमुख कारण लिखने हैं। जैसे सूखा आ गया, बाढ़ आ गई और कीट खेतों में विनाश के कारण है। इनके 3 पॉइंट आपको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बता दिए भाई यहाँ पे। यानी कि ये लाइन आप लिख दोगे ना, एग्जामिनर आपको नंबर तो वैसे ही दे देगा, है ना। 1 नंबर तो आपका इस प्रकार ही पक्का हो जाता है। मेन लाइन में आपको क्या लिखना है? सूखा, बाढ़ और कीट खेतों के विनाश के प्रमुख क्या है भाई? कारण है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे हो रहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कैसे सुनिश्चित किए जाते हैं। स्वतंत्र एवं जो निष्पक्ष चुनाव होते हैं वो कैसे सुनिश्चित किए जाते हैं, तो कैसे? स्वतंत्र चुनाव आयोग और कानूनी ढांचे से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकते हैं। जैसे पहले में आप लिख सकते हो स्वतंत्र चुनाव आयोग, दूसरे लिख सकते हो कानून का शासन और मतदान की शिक्षा। अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र, जो आपका तो आपने बोला कि स्वतंत्र चुनाव, इसको देख लेते हैं पहले। तो स्वतंत्र चुनाव के अंदर आपको लिखना है कि एक निष्पक्ष व स्वायत्त चुनाव के आयोग का होना होना जो चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी करता है। दूसरा आपको लिखना है कानून का शासन। दूसरा आपको क्या लिखना है भाई? कानून का शासन, कानून का शासन, कानून का शासन, कानून का शासन। तो कानून के शासन के अंदर आप क्या लिखोगे? चुनाव कानून की कड़ाई से पालन और उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त दंड है। और इसमें आपको लिखना है मतदाताओं की शिक्षा, यानी कि मतदाताओं को उनके अधिकारों और चुनावों की प्रक्रियाओं के बारे में क्या करता है भाई? शिक्षित करता है। इसमें तीसरा पॉइंट आपको लिखना है मतदाताओं की शिक्षा। मतदाताओं को उनके अधिकारों और चुनाव प्रक्रिया के लिए क्या करता है भाई? शिक्षित करता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे, आपका 24वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 24वां प्रश्न बोल रहा है, तो आपसे 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखना है। तो भारत के अफवाह तंत्र को आपके मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है कि हिमालय अफवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। यानी कि पहला आ जाएगा हिमालय
यानी कि हिमालयी अपोहा तंत्र है, और यानी कि दूसरा आ जाएगा प्रायद्वीप अपोहा तंत्र। अगला देखिएगा 2500 आपसे बोल रहा है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आपको लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है जैसे जनता का शासन, सरकार का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है, और नियमित और स्वतंत्र चुनाव, जैसे नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का क्या होता है, अधिकार होता है। और एक होता है अधिकार की सुरक्षा। अधिकार की सुरक्षा के अंदर आप लिखोगे संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और उनकी क्या करता है भाई, रक्षा भी करता है। आपको बताना है कि चुनावों का महत्व, यानी कि चुनाव का महत्व है क्या, आपको ये बताना है। तो चुनाव का महत्व यहाँ लिख सकते हो, चुनाव लोकतंत्र का क्या है भाई, आधार है। इसके महत्व में आप पहले लिख सकते हो प्रतिनिधित्व। चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देते हैं और उनकी ओर शासन करते हैं। और आपको देखा जवाबदेही, ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह व उत्तरदायी बनी रहे। और तीसरा आपको लिखना है शांतिपूर्ण परिवर्तन, यानी कि चुनाव सरकार में शांतिपूर्ण और जो व्यवस्थित परिवर्तन का साधन प्रदान करता है। प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं आपको कौन से प्रश्न की तरफ। 27वें चुनावों का महत्व आपका हो गया, ठीक है। चुनाव का जो महत्व लिखना है वो लिख दिया। लोकतंत्र क्या प्रमुख विशेषताएं लिखी थी। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से 100 शब्दों दीजिए, 100 शब्दों में दीजिए और 27वें को नक्शे से हल कीजिए। 27वें प्रश्न को आपको नक्शे से हल करना है कि भारत में मानसून के 4 वर्णन, यानी कि 4 का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है अरब बंगाल की खाड़ी, चेन्नई, चेरापूंजी और अंडमान निकोबार। भारत के मानसून पर किसी 4 का क्या करना है भाई, आपको वर्णन करना है। तो अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि भारत में मिट्टी के प्रकार लिखिए। तो भारत में मिट्टी के प्रकार पहला आना चाहिए आपका जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अभी मैं इसको जो कंप्लीट मिट्टी है वो आप ही लिख दूंगा मैं यहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है आपको काली मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी। तीसरा है वो है आपका लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। और जो जो चौथा है वो है आपका लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और वो है आपका पांचवा है वो हो जाएगा आपका पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। और आपका जो छठवा है वो हो जाएगा आपका किधर लिखो किधर लिखो, इधर लिख देता हूँ। छठवा आपका हो जाएगा शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है हो गया। वो 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को 150 शब्दों में लिखना है। यानी कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को 150 शब्दों में लिखना है। इनकी भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1946 में संविधान सभा के गठन के साथ हुई। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है। संविधान सभा, इनकी संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया और समितियां इसमें विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए कई समितियां बनाई गई, जिससे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मोसाद समिति भी सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें आप लिख सकते हो बहस और चर्चा, यानी कि संविधान सभा में लगभग 3 वर्षों तक बहस और चर्चा, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और जो भारतीय संदर्भ में सर्वोत्तम प्रावधानों को क्या किया भाई, अपनाया। इसमें अंगीकरण में आप लिख सकते हो संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन भारत में एक गणतंत्र बना। आपको 29वां क्वेश्चन होगा। 29वां क्वेश्चन का अथवा में आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में न्याय का अधिकार किस देश से लिया गया और मेघना कार्ट का महत्व लिखिए, है ना। तो आपको इसके अंदर लिखना है कि जो भारत में संविधान का प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायिक आदर्श सोवियत संघ तत्कालीन संविधान से प्रेरित था। और अब मेघना कार्ट, यानी मेघना कार्ट 1215 में इंग्लैंड में इनकी हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक दस्तावेज था, जिसे पहली बार राजा की शक्तियों को सीमित किया और यह स्थित है कि राजा की भी कानून के अधीन है। इनकी राजा भी कानून के क्या है भाई, अधीन है। कानून का शासन, जिसमें कानून के शासन की नींव रखी और आधुनिक लोकतंत्रों का क्या किया भाई, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसमें अधिकारों की सुरक्षा में आप लिखेगी, इससे कुछ व्यक्तित्व
व्यक्तित्व अधिकारों और निष्पक्ष सुनाई के अधिकारों की मान्यता को दी, जिसने बाद में दुनिया को संवैधानिक अधिकारों का विकास प्रस्तावित किया। और 30वां क्वेश्चन आपको लिखना है कि भारत में जमींदारों और दास प्रथा का अंत कैसे हुआ? आपको बताना है कि दास प्रथा का अंत कैसे हुआ? तो भारत में अ, आपसे पूछेगी जमींदारों और दास प्रथा का क्या हुआ भाई, अंत कैसे हुआ? तो ये आपको लिखना है। तो भारत में जमींदारों और दास प्रथा का अंत हुआ, कि जागीरदार प्रथा और दास प्रथा का अंत कानून हस्तक्षेप और सामाजिक सुधारों के मध्य से हुआ। यानी कि दास प्रथा का अंत, भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में भारतीय दासता जो अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसमें दासता अवैध बना दिया और दासों को अपनी सुरक्षा प्रदान की। जमींदारों का अंत, जमींदारों का तो स्वतंत्रता के बाद जमींदार प्रथा को भी विभिन्न राज्यों में के द्वारा पारित भूमि सुधार कानून के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। इन कानूनों का उद्देश्य था कि भूमि को पुनः वितरण करना और बिचौलिया यानी कि बिचौलियों को खत्म करना और वास्तविक कृषकों को भूमि का अधिकार प्रदान करना। और आपसे 30वां क्वेश्चन बोल रहा है, 30वां क्वेश्चन बोल रहा है, 30वां क्वेश्चन का ये हो गया। 30वां का अथवा बोल रहा है कि भारत में पंचायती राज की संरचना का आपको क्या करना है भाई, वर्णन करना है। तो पंचायती राज में आप इसका अच्छे से क्या करना है भाई, वर्णन करना है। तो ये अथवा का इसका मैंने नहीं बताया। ये 6-6 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका पेपर जो कंप्लीट 30 क्वेश्चन थे, मैंने कंप्लीट रूप से हल करवा दिया। ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम देकर आएगा। एग्जाम में 70 में से 70 मार्क्स से फोड़ के आएगा, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।